प्रिय छात्रों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको वित्तीय विवरणों का अर्थ, वित्तीय विवरण का उद्देश्य, उनकी प्रकृति, वित्तीय विवरण के आवश्यक गुण और एक आदर्श वित्तीय विवरण की विशेषताएं समझाई थी। आज हम देखेंगे कि वित्तीय विवरणों का विभिन्न पक्षकारों के लिए क्या महत्व है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि विनियोक्ताओं के लिए क्या महत्व है। हम ये जानते हैं कि कंपनी के विनियोक्ता कौन कौन होते हैं। एक तो अंशधारी और दूसरा ऋण पत्रधारी। अब अंशधारियों के लिए क्या महत्व हो सकता है वित्तीय विवरणों का, ये हम देखेंगे। अंशधारी जब कंपनी के अंश खरीदते हैं तो उनका दो बातों में विशेष ध्यान होता है। एक तो उनकी पूंजी सुरक्षित रहे और दूसरा उन्हें लाभांश बराबर मिलता रहे। तो इस आधार पर वे इन विवरणों की सहायता से यह ज्ञात करना चाहते हैं कि विनियोजित पूंजी पर लाभांश किस दर से मिला है और भविष्य में इनके मिलते रहने की क्या संभावना है। और वे वित्तीय विवरणों के आधार पर न केवल वर्तमान स्थिति व लाभार्जन शक्ति तथा प्रगति के विषय में, बल्कि पूंजी संरचना में भावी परिवर्तन, भावी योजनाएं, भावी विकास की संभावनाओं के बारे में भी जानकारी चाहते हैं। और ये सब सूचनाएं इन्हें वित्तीय विवरणों के माध्यम से मिलती हैं। दूसरा है ऋण पत्रधारी। अब ऋण पत्रधारी ये भी कंपनी की विनियोक्ता हैं और इनका हित कुछ सीमित होता है। ये वित्तीय विवरणों की सहायता से यह जानना चाहते हैं कि उनके ऋणों पर ब्याज का भुगतान कंपनी बराबर करती रहेगी और क्या शोधन तिथि पर ऋण पत्रों का भुगतान पूर्ण रूप से कर सकेगी। इस दृष्टि से वित्तीय विवरण ऋण पत्रधारियों के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रबंध के लिए। प्रबंध के लिए क्या महत्व है। कंपनी के प्रबंधकों का क्या कर्तव्य है कि कंपनी को सुचारू रूप से चलाना और भविष्य के लिए योजनाएं बनाना। अब वित्तीय विवरण के आधार पर ही वो ऐसा कर पाते हैं। प्रबंधकों को सुचारू रूप से अपनी क्रियाओं को संपादित करने के लिए अनेक प्रकार के विश्वसनीय एवं सही सूचनाओं की आवश्यकता होती है और ये सूचनाएं उन्हें वित्तीय लेखों के माध्यम से ही प्राप्त होती हैं। इसके पश्चात है बैंकों के लिए। अब बैंकों का किस प्रकार से इसमें हित हो सकता है कि कंपनी को ऋण देते समय बैंक ये विश्वास करना चाहता है कि कंपनी को दिए गए ऋण पूर्ण रूप से भुगतान तिथि पर प्राप्त हो जाएंगे। अतः बैंक क्या देखता है, बैंक ये देखता है कि कंपनी की साख, शोधन क्षमता तथा लाभार्जन क्षमता, इसके लिए वह कुछ एनालिसिस करता है और ये एनालिसिस या विश्लेषणात्मक सूचना उसे वित्तीय लेखों से ही प्राप्त होती है। इसके बाद है व्यापारिक लेनदारों के लिए। अब व्यापारिक ऋण से क्या आशय है। व्यापारिक ऋण से आशय है कि एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को उधार माल के क्रय में स्थगित भुगतान की डेफर्ड पेमेंट की सूचना प्रदान करता है। ये एक प्रकार से अल्प अवधि के ऋणदाता होते हैं और ये क्या देखते हैं, ये वित्तीय विवरणों के आधार पर ये देखते हैं कि चालू दायित्व संपत्तियों का चालू दायित्वों के से क्या अनुपात है, क्योंकि इसके आधार पर ही वो अपने कंपनी की भुगतान की क्षमता को पता लगा सकते हैं। इसके बाद है सरकार के लिए। अब हमने देखा कि कंपनी में बहुत सारे व्यक्तियों का हित होता है, तो इन व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना सरकार का काम है। इसके लिए सरकार ने अनेक कानून बनाए हैं, जिनमें से एक यह भी है कि प्रत्येक कंपनी अपनी वित्तीय खातों का निर्माण व प्रकाशन सरकारी नियम के आधार पर करे और सरकार वित्तीय विवरणों से ही इसकी जांच करती है। और आजकल तो सरकारें आर्थिक विकास में सक्रिय भाग ले रही हैं और जिसके लिए कंपनी के संबंध में अनेक सूचनाएं एकत्रित करनी पड़ती हैं। अतः इस दृष्टि से सरकार के लिए वित्तीय विवरण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आयकर अधिकारी का कर योग्य आय की गणना करता है और ये गणना वित्तीय खातों के आधार पर ही करते हैं। इसलिए आयकर अधिकारी के दृष्टिकोण से भी इन विवरणों का विशेष महत्व है। इसके बाद है व्यापारिक परिषदों के लिए। अब सामान्यतः एक उद्योग विशेष के लिए अथवा अनेक उद्योगों के लिए उद्योगों के मालिकों द्वारा
अपने सामूहिक हितों की रक्षा के लिए व्यापार परिषदें गठित की जाती हैं और ये परिषदें सदस्य फर्मों या कंपनियों के वित्तीय विवरण प्राप्त करके उनके विश्लेषण से उद्योगों की प्राप्ति की प्रवृत्ति का अध्ययन करती रहती हैं तथा विभिन्न फर्मों की आपस में तुलना करती रहती हैं। इसके बाद है स्टॉक एक्सचेंजों के लिए। अब स्टॉक एक्सचेंज के लिए क्या महत्व हो सकता है? जो स्टॉक सूचीबद्ध कंपनियों के अंश व ऋण पत्र का क्रय विक्रय कौन करता है? जो कि स्कंद विपणन केंद्र हैं। अब ये सूचीकरण के नियमों के अंतर्गत कंपनियों को अपने वित्तीय विवरण स्टॉक एक्सचेंज को भेजने होते हैं, जो कि उनका विश्लेषण करके आवश्यक सूचनाएं अपने प्रकाशनों में प्रकाशित करती रहती हैं और जिसका लाभ नियोक्ताओं व अन्य लोगों को प्राप्त होता रहता है। इसके बाद है श्रमिक एवं अन्य कर्मचारियों के लिए। कंपनी के श्रमिक तथा अन्य कर्मचारियों का हित भी कंपनी की प्रगति में अत्यधिक होता है। वित्तीय विवरण के आधार पर ये लोग कंपनी की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करते हैं और अपनी मांगें प्रबंधकों के सामने रखते हैं। अब हम अंत में देखेंगे अन्य वर्गों के लिए। अब अन्य वर्गों में कौन कौन आते हैं? ग्राहक, समाज सुधारक, अर्थशास्त्री व राजनीतिक आदि लोग भी इसका प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि सभी के लिए वित्तीय विवरण काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनके आधार पर ही व्यक्ति अपनी रुचि एवं धारणा के विषय में ठोस अनुमान लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इतना महत्व होने के पश्चात भी, वित्तीय विवरणों का इतना महत्व होने के पश्चात भी वित्तीय विवरणों की कुछ सीमाएं हैं। उसमें सबसे पहला है सूक्ष्मता का अभाव। वित्तीय विवरणों के तथ्यों में बहुत अधिक सूक्ष्मता नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो विषय सामग्री है ऐसे मामलों से संबंधित होती है जिसे सूक्ष्मता से व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये तथ्य केवल मान्यताओं व प्रथाओं पर आधारित होते हैं। दूसरा है गैर मौद्रिक तथ्यों का समावेश नहीं होना। जैसा कि हम जानते हैं कि वित्तीय विवरणों में उन्हीं चीज़ों को लिखा जाता है जिसका कि मौद्रिक मूल्य हो। गैर मौद्रिक तत्व को व्यवसाय में शामिल नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए व्यवसाय की साख है, कर्मचारियों का मनोबल है, प्रबंध की कुशलता है। ये एक व्यवसाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इन तत्वों को वित्तीय विवरणों में नहीं दिखाया जाता। तीसरा है ऐतिहासिक प्रलेख। वित्तीय विवरण ऐतिहासिक प्रलेख होते हैं क्योंकि ये व्यवसाय की वर्तमान स्थिति का सही चित्रण नहीं करते। जो भी खर्च कर लिया गया है उसे दिखाया जाता है, जो आय हो गई है वो दिखाई जाती है, तो वर्तमान में क्या स्थिति है वो हम इससे पता नहीं लगा सकते। चौथा है भूतकालीन घटनाओं पर आधारित। जैसे कि अभी हमने बताया ऐतिहासिक प्रलेख में कि वित्तीय विवरण भूतकालीन घटनाओं पर आधारित होते हैं, ये भविष्य के बारे में जानकारी नहीं देते। इसके बाद है विंडो ड्रेसिंग यानी ऊपरी दिखावे। वित्तीय विवरणों में ऊपरी दिखावों का सहारा लेकर संस्था की स्थिति की वास्तविकता से अधिक अच्छा दिखाया जा सकता है। जैसे कि डेप्रिसिएशन, जो पर्याप्त डेप्रिसिएशन नहीं काटना, उससे एसेट्स का मूल्य ज़्यादा दिखाया जा सकता है। तो इस प्रकार से वित्तीय विवरण ऊपरी दिखावे का काम करते हैं। इसके अलावा है अंतरिम प्रतिवेदन या इंटरिम रिकॉर्ड्स। वित्तीय विवरण अंतरिम प्रतिवेदन होते हैं क्योंकि व्यवसाय के वास्तविक लाभ की जानकारी व्यवसाय के समाप्त होने के बाद ही जानी जा सकती है। इसके बाद है मूल्य परिवर्तन को न दर्शाना। वित्तीय विवरण मूल्य परिवर्तन को नहीं दर्शाते, अतः विभिन्न वर्षों के वित्तीय विवरणों में दिखाए गए तथ्य तुलनीय नहीं होते हैं, इनका आपस में हम कंपेयर नहीं कर सकते। और लास्ट है व्यक्तिगत पक्षपात एवं ज्ञान से प्रभावित। वित्तीय विवरण के समक्ष मूक होते हैं, वो बोलते नहीं हैं, उनसे जो भी लिखा है बस वो सही माना जाता है, उनसे कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। अतः इनके आधार पर निकाले गए निष्कर्षों में प्रयोगकर्ता की व्यक्तिगत भावनाओं एवं ज्ञान का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से हमने देखा कि वित्तीय विवरण की क्या क्या सीमाएं हैं। अब हम देखते हैं कि प्रमुख वित्तीय विवरण कौन कौन से होते हैं। प्रमुख वित्तीय विवरण में सबसे पहला होता है स्थिति विवरण अथवा बैलेंस शीट, जिसको बोलते हैं चिट्ठा। इसके बाद है आय विवरण अथवा लाभ हानि खाता, और एक है कोष प्रभाव विवरण। हम इनके सबके डिटेल में स्टडी करेंगे एक वन बाई वन। इसके बाद है रोकड़ प्रभाव विवरण। इसके बाद है मूल्य संवर्धन विवरण, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट जिसे बोलते हैं। इसके बाद है मानव संसाधन लेखांकन या ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग।
नेक्स्ट है सोशल बैलेंस शीट या सामाजिक चिट्ठा, और लास्ट है सामाजिक आय विवरण अथवा सामाजिक लागत एवं आय विवरण। आज हम देखते हैं कि स्थिति विवरण एवं चिट्ठा किस प्रकार से बनाया जा सकता है। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अनुसार हम ये वित्तीय विवरण देखेंगे, जिसमें सबसे पहला है स्थिति विवरण अथवा चिट्ठा। बैलेंस शीट अभी तक आप पढ़ते आए, जब से आपने कॉमर्स ली है तब तक इसका नाम आप सुनते आए। आज हम देखेंगे कि इसकी क्या परिभाषा है। इसमें कई विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं, जिसमें से मैं एक आपको बताती हूँ। इसमें जॉन एन मायर की परिभाषा है कि स्थिति विवरण मूलाधार या संरचना समीकरण का विस्तृत प्रारूप है। यह किसी उद्यम की वित्तीय संरचना को सामने रखता है। यह प्रत्येक प्रकार की संपत्तियों की, प्रत्येक दायित्वों की तथा स्वामी या स्वामी के स्वामीगत स्वार्थ की प्रकृति एवं राशि को बताता है। इसमें क्या स्पष्ट है? इसमें ये बताया गया है कि ये कंपनी की संपत्तियों को, दायित्वों को और स्वामी का, कंपनी के ऑनर है, उनका क्या हित है वो दर्शाता है। इसके अलावा एक और परिभाषा मैं आपको बताती हूँ। यह है हार्वर्ड तथा अस्टन की परिभाषा। उन्होंने कहा है कि स्थिति विवरण एक विवरण पत्र है जो उपक्रम के स्वामित्व युक्त संपत्ति मूल्यों और इन संपत्तियों के विरुद्ध ऋणदाताओं तथा स्वामियों के दावों की सूचित करता है। तो ये है स्थिति विवरण की परिभाषा। अब हम देखते हैं कि स्थिति विवरण की विशेषताएं क्या हैं। स्थिति विवरण की विशेषताएं अब हम समझ ही चुके होंगे। इसमें सबसे पहला है कि किसी भी कंपनी का स्थिति विवरण एक निश्चित तिथि पर बनाया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं, आप लिखते हैं बैलेंस शीट जब बनाते हैं एज ऑन 31 मार्च, यानी किसी एक पर्टिकुलर डेट को बनाया जाता है, और निश्चित अवधि के लिए नहीं। जबकि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय लिखते हैं फॉर द ईयर एंडिंग। तो बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट को बनाई जाती है, अतः ये विवरण एक निश्चित तिथि पर संस्था की संपत्तियों एवं दायित्वों को बताता है, यानी कंपनी की आर्थिक स्थिति को बताता है, कंपनी की संपत्तियों और दायित्वों को बताता है। दूसरा है स्थिति विवरण एक विवरण पत्र होता है, खाता नहीं होता है। इसमें हम टू और बाई शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। तीसरा है कि स्थिति विवरण संस्था की वित्तीय स्थिति, चालू व्यापार, स्थिति विवरण संस्था की वित्तीय स्थिति चालू व्यापार मूल्य पर, गोइंग कंसर्न, ये माना जाता है कि व्यवसाय चलता रहेगा, उसी आधार पर उस चालू व्यापार मूल्य पर दिखाया जाता है। चौथा है कि स्थिति विवरण लेखांकन की प्रक्रियाओं, मान्यताओं और व्यक्तिगत निर्णयों से प्रभावित होता है। और लास्ट है स्थिति विवरण में संस्था के दायित्व व संपत्तियां एवं पूंजी दिखलाते हैं। एक और ये संस्था में प्राप्त किए गए कोषों के स्रोतों और दूसरी ओर विभिन्न प्रकार की संपत्तियों तथा संपत्ति अधिकारों जिसमें ये कोष लगे हुए हैं को दर्शाता है। इसमें दोनों पक्ष का योग हमेशा समान होता है। आपको पता है कि एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों का टोटल बराबर होता है। अब हम देखते हैं कि स्थिति विवरण के क्या कार्य हैं। स्थिति विवरण के 3 महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जिसमें सबसे पहला ये होता है कि यह संस्था के साधनों एवं उसके विरुद्ध दायित्वों का सारांश प्रस्तुत करता है। इसमें ये बताते हैं कि कंपनी के किन किन सोर्सेज से कंपनी को पूंजी प्राप्ति हुई है और उस पूंजी के बदले में उन्होंने क्या खरीदा है, ये इसके अंदर बताया जाता है। दूसरा है ये संस्था की तरलता को बताता है। जब रिपोर्ट रूप में स्थिति विवरण दिया हुआ होता है तो ये शुद्ध चालू संपत्तियों की मात्रा फर्म की शुद्ध चालू संपत्तियाँ क्या हैं, शुद्ध चालू संपत्तियाँ क्या बताती हैं, वो फर्म की तरलता को बताती हैं। यदि संस्था की शोधन क्षमता अर्थात दीर्घकालीन ऋणों के भुगतान की क्षमता बताता है। यह क्षमता कुल संपत्तियों का कुल दायित्व से अनुपात अथवा ऋण क्षमता अनुपात से ज्ञात की जा सकती है। सामान्यतः ऋणों का उच्च अनुपात संस्था की कमजोर शोधन क्षमता का प्रतीक होता है। इसमें ये बताया जाता है कि कितने दायित्वों के विरुद्ध कितनी संपत्ति हैं। अब हम देखते हैं कि स्थिति विवरण का प्रारूप क्या हो। स्थिति विवरण का प्रारूप हम देखेंगे कि गैर वित्तीय संस्थाओं के लिए कैसा होता है और निगमीय संस्थाओं के लिए कैसा होता है। सबसे पहले देखते हैं गैर निगमीय संस्थाएं। गैर निगमीय संस्थाओं में क्या, जैसे एकाकी व्यापार है। फर्म के स्थिति विवरण क्षैतिज रूप में हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाए जाते हैं। इसके बाईं और दायित्व व दाईं और संपत्ति पक्ष लिखे जाते हैं। इसमें स्थायित्व और
तरलता क्रम में बनाया जाता है, तो फिक्स रूप में या लिक्विडिटी फॉर्म में बनाया जाता है। चूँकि विद्यार्थी इसका अध्ययन पूर्व की कक्षाओं में आप पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको हम अभी नहीं, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं इसलिए अभी इसको हम नहीं देखेंगे। दूसरा है निगमीय यानी कॉरपोरेट संस्थाओं के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अनुसार। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमें बैलेंस शीट बनानी है, जो कि मैंने आपको ये फ़ोटो खींच के किताब की डाली है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें देखिए सबसे ऊपर आप देख रहे हैं इक्विटी। अब तो आप बैलेंस शीट बनाना सीख ही गए हैं, फिर भी एक बार मैं ये आपको ये देखिए परफॉर्मा मैंने डाला हुआ है। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ हैं, जिसमें शेयर होल्डर्स फंड है, जिसमें आपको पता ही है शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, और शेयर वारंटी के प्रति प्राप्त धन ये दिखाया हुआ है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। इसके पश्चात है ये शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये थर्ड है, आपने देखा कि नॉन करंट लायबिलिटीज़ हम दिखाते हैं, जिसमें हम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और डेफर टैक्स लायबिलिटीज़ दिखाते हैं। इसके बाद हम अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ दिखाते हैं। इसके बाद हम लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दिखाते हैं। इसके बाद चालू दायित्व हैं, जिसमें करंट लायबिलिटीज़, जिसमें शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज़ और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये सब आप जानते हैं। इस प्रकार से ये जो भी होता है उसके अमाउंट के कॉलम लिख देते हैं। देखिए ये इस प्रकार से दिया हुआ है। टिप्पणी ये संख्या पहली तो आप टिप्पणी देते हैं। इसके बाद वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में यथास्थिति आंकड़े, और पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत में यथास्थिति, मतलब लास्ट इधर जो पिछले गत वर्ष के हैं वो लिखेंगे सबसे लास्ट में, और वर्तमान जो हैं इस फाइनेंशियल ईयर के वो इसमें यहाँ पे लिखेंगे बीच में, और इन सब का टोटल लगा लिया जाएगा। ये योग है। इसके बाद संपत्तियों में सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स हैं। नॉन करंट एसेट्स में ये आपको इधर लिख देना है अमाउंट के कॉलम में, स्थायी संपत्तियाँ, फिक्स एसेट्स। नॉन करंट एसेट में सबसे पहले फिक्स एसेट्स, और जिसमें भी टेंजिबल एसेट्स, मूर्त संपत्तियाँ, इसके अलावा इंटेंजिबल एसेट्स, इसके बाद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, देन विकासाधीन अमूर्त संपत्तियाँ, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में क्या क्या दिखाएंगे, डेफर टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स, ये हम दिखाएंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद डेफर्ड टैक्स एसेट्स, उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर नॉन करंट एसेट्स, ये हम सारी इसमें दिखाएंगे। और लास्ट में हम दिखाएंगे चालू संपत्तियाँ या करंट एसेट्स, जिसमें हम करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स दिखाएंगे। इस प्रकार से ये हम बैलेंस शीट बनाएंगे और इसका ये टोटल योग यहाँ पे लगाएंगे सबसे लास्ट में। ये कंपनी की स्थिति में आपको इसी प्रकार से बैलेंस शीट बनानी होती है, जैसा कि आप आजकल बना ही रहे हैं पिछले कुछ सालों से। तो ये हमने देखा कि स्थिति विवरण में बैलेंस शीट किस प्रकार से बनाई जाती है। कल हम इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे, इसको आप देखिए, थोड़ा थ्योरी है, इसको याद करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू बच्चों।